नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। कैंसर रोग विशेषज्ञ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने अजमेर संभाग के पहले कैंसर हॉस्पिटल आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाचियावास में नियमित सेवाएं प्रारंभ कर दी है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने बुके भेंट कर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का स्वागत किया। कैंसर रोग विशेषज्ञ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने अजमेर संभाग के पहले कैंसर हॉस्पिटल आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाचियावास में नियमित सेवाएं प्रारंभ कर दी है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने बुके भेंट कर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का स्वागत किया। हॉस्पिटल के निदेशक सुनील जैन ने डॉक्टर श्रीवास्तव का हॉस्पिटल के अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों से परिचय करवाया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में नियमित सेवाएं शुरू करने से पहले डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने आईएमएस, बीएचयू, एमजीआईएमएस वृद्धा, कोल्हापुर कैंसर सेंटर, आदित्य बिड़ला मेमोरियल हॉस्पिटल पुणे, अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट, ऑन्कोलाइफ कैंसर सेंटर सहित कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में एचओडी और निदेशक सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। अपने करियर में डॉक्टर श्रीवास्तव ने कई कैंसर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है और 10,000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज भी किया है। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव एमबीबीएस, एमडी, पीडीसीआर, पीएचडी, एचएम, एमबीए एवं एक प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जो पिछले 22 वर्षों से ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के पास विकिरण चिकित्सा में सभी नवीनतम तकनीकों जैसे स्टीरियोटैक्टिक्स रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी में गति प्रबंधन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांट सर्जरी के साथ ब्रेंकीथेरेपी में व्यापक विशेषज्ञता है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री, सुनील जैन ने डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस हॉस्पिटल से जुड़ने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को कैंसर की क्वालिटेड सुविधाएं उपलब्ध हो, साथ ही कैंसर की जागरूकता व कैंसर के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना है। कैंसर भी एक तरीके की बीमारी है, पहले इसके लक्षण की पहचान होना जरूरी है, साथ ही लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। यदि व्यक्ति जागरूक रहेगा और लक्षणों की पहचान होगी तो इलाज समय पर होगा और मरीज कैंसर मुक्त होगा। और आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बेस्ट ट्रीटमेंट हर मरीज तक पहुँचे। निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने बताया कि अजमेर संभाग के पहले आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को यहां कीमोथेरेपी से लेकर मेडिकेशन व सर्जरी तक की सुविधाएं मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी सेंटर संभाग का एकमात्र स्पेशलाइज्ड सेंटर है, जहां 24 घंटे 7 दिन इलाज उपलब्ध है। इससे अजमेर संभाग और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। पिछले करीब 22 सालों से मैं इस कैंसर के फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने इस देश में कैंसर को एक शुरुआती तौर पे जब लोगों में जागरूकता नहीं थी तब से देखा है और धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करते करते लोगों में जागरूकता बढ़ती गई। साथ ही साथ कैंसर में बढ़ा भी आते गया, मतलब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बढ़ते गए। तो उस दौर को देखते हुए जब हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी थी और आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में किसी भी देश की बराबरी करता है वहाँ तक, तो सब चीज़ों को देखते देखते मैं चला आ रहा हूँ। तो इस जगह जो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको एक क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो मिले। और होता क्या है कि देखो, आप कोई भी क्षेत्र में जब आप जाओगे तो जो पेशेंट्स होते हैं तो आधे लोग तो डर के मारे पहले नहीं आना चाहते कि पता नहीं, ये कैंसर का नाम सुनते ही डर आ जाता है मन में। और फिर दूसरा, फिर लोगों के मन में आ जाता है कि कैंसर हो गया मतलब कि शायद ये हमारा अंत समय आ गया। तो ये भ्रांति दूर करना है लोगों की कि कैंसर को भी आप एक बीमारी की तरह ले, जैसे बाकी बीमारी होती है ना। तो कैंसर भी एक बीमारी है, उसके लक्षण को आप पहचानो। तो जागरूकता फैलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको छुपा के बैठे रहते हैं। तो जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। जागरूकता आ गई तो समय पे इलाज हो जाएगा, समय पे इलाज होगा तो पेशेंट कैंसर मुक्त हो जाएगा। तो प्राथमिकता में आप कहोगे तो सबसे पहले प्राथमिकता है कि इसको जागरूकता को फैलाना है, लोगों को बताना है कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इलाज है, ये इलाज हो सकता है अगर आप सही समय पे हॉस्पिटल आते हो।
और जो इलाज पेशेंट तक पहुंचाना है वो दुनिया के किसी भी कोने में जो इलाज हो रहा है उससे कहीं एक मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हर पेशेंट तक पहुंचे। तो देखो आप, मैंने 22 वर्षों से 10,000 से ऊपर पेशेंटों का मैं इलाज कर चुका हूँ। उस समय से मैंने शुरुआत की जब हमारे देश में सुविधाओं की बहुत कमी थी, और आज तो सारी सुविधाएं हैं। तो देश के कोने कोने में मैंने गया, हर तरह के पेशेंट्स को देखा। रेडिएशन की जितनी टेक्नोलॉजी आप हमारे देश में उपलब्ध है और जो नहीं भी है उन सब पे मैंने काम किया, और हर टेक्नोलॉजी की जो भी आप कहोगे तज्ञता बोलते हैं या एक्सपर्टाइज बोलते हैं वो ली, और हर तरह की चीज़ों को मैंने करना सीखा और फिर लोगों में उसके को पहुंचाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी एक्सपीरियंस है ये 22 वर्षों की, और जो भी मैंने सीखा है, जितने लोगों को मैंने दूसरे क्षेत्रों में दिया, वो अब इस क्षेत्र के पेशेंट तक पहुँचे और एकदम सही इलाज हर घर घर पहुँचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के लिए प्रबंधन एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अजमेर के जिलाधीश लोकबंधु व जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सुबह अधिकारियों, अंजुमन कमेटी के सदस्यों व मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों के साथ दरगाह क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले। ख्वाजा हसन चिश्ती के 813वें उर्स के लिए प्रबंधन एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अजमेर के जिलाधीश लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सुबह 10 बजे अधिकारियों, अंजुमन कमेटी के सदस्यों व पुलिस समुदाय व मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों के साथ दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधीश ने बताया कि आगामी उर्स मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए नगर निगम को डायरेक्शन देकर बैरिकेड्स, सीसीटीवी कैमरे लगाने के समय सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। साथ ही पूर्व में बैठक के दौरान व अभी निरीक्षण के दौरान जो समस्याएं सामने आई थी उनको देखते हुए रूपरेखाएं तैयार की जाएगी। जायरीनों की संख्या को देखते हुए पूरी टीम द्वारा विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि माकूल व्यवस्थाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। वीआईपी एंट्री को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। जेब कतरों व अन्य अपराधियों से सुरक्षा के लिए पुलिस बल हाउस टू हाउस जाकर सर्वे कर रही है। वहीं दूसरी ओर फोटो मैचिंग ऐप के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। एसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि आसपास में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति लगे तो तुरंत सूचना पुलिस थाने में देवे, जिससे कि संदिग्धों पर लगाम लगाई जा सके। नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों पर भी आवश्यकता अनुसार कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी उर्स को देखते हुए जो भी जायरीन आएंगे उसके लिए एसपी साहब के साथ और तमाम हमारे जो अधिकारी हैं सबके साथ आज यहाँ दरगाह कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ आज विजिट किया है, और जो भी व्यवस्थाएँ अभी जहाँ भी कमी है उनको डायरेक्शन दी, ताकि जो भी जायरीन यहाँ आ रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड असेसमेंट हमारा पूरा रहे, और जहाँ भी कहीं अस्थायी कोई अतिक्रमण है या इस तरह की जिससे भी कहीं बोटल नेक्स बन रहे हैं या कंजेशन हो रहा है उसको भी हम नगर निगम को डायरेक्शन दिए हैं। कहीं बैरिकेडिंग करानी है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ लगाना है, सीसीटीवी फंक्शनल हो, पूरी तरह से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हो और आगामी और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सब। लेकिन निश्चित तौर पर जो दरगाह कमेटी है वो गाइड विश्राम स्थली पर जो व्यवस्थाएँ करती है, और मौसम को देखते हुए व्यवस्थाएँ उसी अनुरूप की जाएंगी। की सुरक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा दरगाह क्षेत्र है उसको पूरे कलेक्टर साहब के साथ, प्रशासन के साथ विजिट किया गया है। पहले भी विजिट किया गया है। माकूल व्यवस्था बनाई जाएगी, जितना आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसके लिए पूरी चर्चा करके रूपरेखा तैयार की जा रही है। हम तो हर दिन की व्यवस्था के लिए ही सोच रहे हैं। अगर जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, जैसे वीआईपी चादर चढ़ाने के समय में भी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं उसको भी ध्यान में रख के उसमें डिप्लॉयमेंट करके और उसको किस तरीके से हम कितना कंड्यूसिवली करवा सकते हैं उसके लिए हम पूरी रूपरेखा जाब्ता, जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना हम बिल्कुल जाब्ता डिप्लॉयमेंट करेंगे। और अगर 2000, 2500, 3000 वो हर साल अलग होता है, हर ओकेजन्स अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट होता है आवश्यकता के अनुसार। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र सेना के तीनों विंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विंग सेवारत व सेवानिवृत्त कैंडिडेट, वहीं उसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने मिलकर रैली निकाली। यह रैली जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए वापस सैनिक कल्याण कार्यालय पर संपन्न हुई।
प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को संपूर्ण देश में सशस्त्र सेनाओं की ओर से देश की रक्षा में सीमाओं को सुरक्षित करते हुए किए गए बलिदानों एवं पराक्रम के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में अजमेर के सशस्त्र सेना के तीनों विंग्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सर्विंग, सेवारत व सेवानिवृत्त कैंडिडेट्स के साथ ही एनसीसी कैंडिडेट ने मिलकर रैली निकाली। रैली जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए वापस सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंचेंगी। रैली के दौरान सभी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के कर्नल AK शाह ने बताया कि पूर्व सैनिक व उनके परिवारों के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के माध्यम से आमजन व युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं देने वालों की देश के प्रति भूमिका व उनके बलिदान कितने महत्वपूर्ण है। वहीं इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने पूरे सैनिकों व उनके परिवार वालों को न भूलें जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर देश की सेवा की है। आज के दिन हम डोनेशन देते हैं जो अमलगमेटेड फंड में जाता है। ये राशि युद्ध में विकलांग व शहीदों के परिवारों के पुनर्वास, सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके परिवार के कल्याणार्थ की प्रयुक्त की जाती है। कर्नल आलोक कुमार शाह ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मातृभूमि के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए योगदान एवं सर्वोच्च बलिदानों के प्रति दायित्व का स्मरण करवाते हैं। सशस्त्र बल युद्ध एवं शांति के समय भी अति विशिष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं। जी सर, आज इसको लेकर आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूर्व सैनिक, उनके परिवार, उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ये जनसाधारण को सूचित करने के लिए और आम जन तक ये मैसेज पहुँचे, ये पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला है जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से लेकर के कलेक्ट्रेट होते हुए वापस जाए। इसमें तमाम सशस्त्र सेनाओं की तीनों विंग जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्विंग, सेवारत व सेवानिवृत्त, सभी लोग शामिल होते हैं। एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो हमारे ही सेना के अंगों का एक एक्सटेंशन है, तो हम लोगों ने उनको भी अपने साथ में शामिल किया है। बच्चों को जागरूक करेंगे तो देश जागरूक होगा और आने वाली पीढ़ी पे अच्छा मैसेज जाएगा। किस तरह का मैसेज ये है कि हम अपने पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को ना भूलें जिन्होंने अपना सर्वस्व दे करके, अपनी जवानी दे करके देश की सेवा करी है। और आज हम कुछ अंशदान करते हैं, कुछ दान करते हैं जो कि अमलगमेटेड फंड में जाता है और वहाँ से इन पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, जरूरतमंद जो होते हैं उनकी मदद की जाती है। आज क्या किया आपने? रैली निकाली कि आज रैली निकाला? आज रैली निकाली हम लोगों ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर से लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए हम लोग वापस जाए। आपका परिचय? अजमेर के पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय निदेशक डॉक्टर राजा डी थारवानी एवं संयुक्त सचिव भूमिका थारवानी के संयुक्त निर्देशन में आयोजित प्री प्राइमरी के वार्षिक समारोह में नॉडी इन द टॉयलेट थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय निदेशक राजा डी थारवानी एवं संयुक्त सचिव भूमिका थारवानी के संयुक्त निर्देशन में आयोजित प्री प्राइमरी के वार्षिक समारोह में नोडी इन द टॉयलेट थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नर्सरी से HKG के कलाकारों ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने न केवल नोडी के किरदार को जीवंत किया बल्कि उनकी मासूमियत और अभिनय कौशल ने सभी का दिल मोह लिया। रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने नाटक, नृत्य और गीतों के माध्यम से एक ऐसा मंच तैयार किया जो दर्शकों के लिए सम्मोहक और भावुक क्षण बन गया। इस वार्षिक उत्सव में छात्रों ने नोडी के साहस, उसकी दोस्ती और उसके साथ होने वाली कहानियों को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में ट्रेन नृत्य, हाथी नृत्य, बंदर नृत्य और भालू नृत्य जैसे कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग की पूर्व प्रभारी डॉक्टर आसिम जयंती देवी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने उपस्थिति गण को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास, नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा, नोडी जैसे साहसी और मजेदार चरित्रों से बच्चों में सकारात्मक मूल्यों का भी विकास होता है। कार्यक्रम में सीनियर एकेडमिक एडवाइजर सरला नायडू, एडमिन हेड ख्याति अरोड़ा मौजूद रही।
आज सतपुर इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी के बच्चों का एनुअल फंक्शन और प्राइज गिविंग सेरेमनी रहा और इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने नॉडी इन द टॉय लैंड पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया अपना। उनके चेहरों पर जो कॉन्फिडेंस था, जो इंस्पिरेशन उन्होंने हमें दी है खुद से, कितनी कम एज में वो इतना अच्छा बोल रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, कोई इरिटेशन नहीं, इतने दिनों से उनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं और सुबह से वो कितनी देर से इस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं और दे वर सो फ्रेश ऑन द स्टेज। और इतना अच्छा प्रदर्शन देखने के बाद में हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला इन बच्चों से। और यही प्रयास हमेशा सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल का रहता है कि बच्चों में किस तरह से मोटिवेशन हम डालते जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका देखें। छोटे छोटे बच्चे जब बिना किसी हिच के इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं, भले वो थोड़ी सी देर का होता है, बहुत कम लिमिट होती है उसकी टाइम लिमिट, बट देन उतनी देर के लिए भी वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं इंग्लिश में, दैट इज समथिंग विच इज वेरी कमेंडेबल एंड आई रियली अप्रिशिएट द टीम वर्क। यहाँ पे जो हमारी स्कूल की टीम है, टीचर्स है, दे रियली पुट ऑल दे हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑन देम। और सबसे बड़ा थैंक यू तो हमारे मैनेजमेंट का, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और डायरेक्टर सर का, जॉइंट सेक्रेटरी मैम का, प्रिंसिपल सर का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं इनको, इतना उन्होंने प्लेटफॉर्म बड़ा हमें दिया है एक्सपोजर का, जहां हम अपना बेस्ट डाल सकते हैं इन बच्चों के लिए। इससे बड़ी चीज मैं आज अनाउंस करना चाहूंगी कि कल ये एक और बड़ा एफर्ट जो हमारे मैनेजमेंट ने अजमेर वासियों के लिए किया है वो ये है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी कंपनी से एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर को बुला रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं हमारे बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए, कि हमें 8th, 9th, 10th से ही कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि व्हाट आर वी गुड एट, क्या चीज हमारे अंदर है जो हमें अभी तक पता नहीं है, किस तरीके से करियर की स्ट्रीम्स चुननी है, कैसे हमें सब्जेक्ट लेना है और उसके पीछे क्या क्या करियर गोल्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई भी करें और आगे उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी होती हैं, कैसे हम अपने प्लान्स को सेट कर सकते हैं कि ठीक है, इफ लाइक नीट जेईई नहीं वर्क किया या सीए नहीं बन पाए तो व्हाट आर दी अदर करियर अपॉर्चुनिटीज, हमें कैसे हार्ट ब्रेक नहीं करना है अपना, या हमें एंजाइटी और टेंशन में नहीं आना है कि अरे ये सीए का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ या इंटर्न नहीं हुआ या फिर हमारा फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ इज गॉन। इट्स नॉट दैट, देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। ये पहली बार ही ऐसा मैंने देखा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी हस्ती कोई अजमेर में आ रही है और हमने इसका बहुत अच्छा इसको प्रमोट भी किया है सोशल मीडिया पे और अच्छे अच्छे ग्रुप्स में, सब जगह हमने इसको प्रमोट किया है। व्हेन इट इज ओपन फॉर ऑल अजमेर पीपल, फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th क्लास ऑनवर्ड्स, 8 to 12 के बच्चे आ सकते हैं, दे कैन कम 10 o'clock, 10:30 प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इट्स लाइक 2 or 1 hour का सेशन है एंड देन Q&A सेशन है। यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इंडिविजुअली, पर्सनली। सो आई वुड रिक्वेस्ट अजमेराइट्स टू प्लीज टेक इट सीरियसली, देयर हार्डली हैपेंस एनी सच इवेंट्स इन द टाउन। अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है हमारे शहर में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या करना चाहिए। बस बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, दे आर नॉट they don't take that much of interest nowadays. So इसमें क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो वी आर देयर, आवर मैनेजमेंट इज हियर टू टेल यू ऑल कि हाउ कैन यू मूव, एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल सी कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डू कम टुमारो 8th December at Sadhguru International School at 10:30 AM. Thank you so very much. Today I was invited as a chief guest for the pre-primary annual function in Sadhguru International School. As soon as I reached the school campus and I go through all the structures and the classroom and activities over here, I was overwhelmed. So happy to see. यहाँ every बच्चों के लिए, nurturing के लिए, बच्चों की motivation, how they have been guided, the cultural aspect, new teaching activities, as well as when I was on the stage, I've seen the parents and tears, the parents' expectation from their child. After that, the performance of the children was so wonderful. Teachers has guided them in a proper way.
they have done their own way. It's not like they have been forced to do. Children are doing their own way. If they go swing to other way, or if they are not jumping to other side, they are enjoying the whole the storyline of the Nodi and his wonderland. The Sadhguru will grow more. Sadhguru in international. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में बकाया भुगतान नहीं करने के चलते कोर्ट ने राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय के प्रिंसिपल चैम्बर को सीज कर दिया है। अजमेर के राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में बकाया भुगतान नहीं करने के चलते कोर्ट ने राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय के प्रिंसिपल के चेंबर को सीज कर दिया है। राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय के एक्टिंग प्रिंसिपल ने बताया कि 2012 में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अधिग्रहण से पहले सावित्री कॉलेज के बकाया पेमेंट के लिए कोर्ट द्वारा सीजिंग की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 35 लाख में से 29 लाख की भुगतान राशि महाविद्यालय द्वारा कर दी गई है। 134 दिन की पीएल का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उनकी पीएल सर्विस बुक वेरीफाइड नहीं थी, जिस पर कोर्ट द्वारा कार्रवाई करते हुए राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय के प्रिंसिपल चैम्बर को सीज कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ कोर्ट से कुर्की की कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि जब ये कॉलेज 2012 में अधिग्रहित किया गया था पूर्व सावित्री कन्या महाविद्यालय से, तो उनके जो है एम्प्लॉय थी सुमित्रा गुप्ता मैडम, उनका जो है कुछ पेमेंट बकाया था। 35 लाख में से 29 लाख का भुगतान हमारे अधिकारी कर चुके हैं, लेकिन कमिश्नरेट ने जो बाकी बकाया है 134 दिनों की पीएल का भुगतान इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनकी पीएल सर्विस बुक में वेरीफाइड नहीं थी, इसलिए उनका भुगतान बकाया था, जिसके लिए जो है कोर्ट ने आदेश दिया था और वो हम करने में असमर्थ थे, तो इसलिए ये कुर्की हुई। कितना पेमेंट बाकी था? और 5-6 लाख। गुड नेम? मैं प्रोफेसर मंजूश्री गुप्ता, एक्टिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। पुष्कर के उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्नपूर्णा रसोई समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों व स्कूलों का निरीक्षण कर प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुष्कर के उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्नपूर्णा रसोई समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों व स्कूलों का निरीक्षण कर प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ मित्तल ने पहले नजदीकी रावतों के ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता जांची तथा संतोष पाया, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में 11 में से 4 बच्चे ही उपस्थित मिले। बच्चों की कम उपस्थिति पर उन्होंने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही नियमित रूप से केंद्र पर बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीओ ने ग्राम पंचायत नाद में घुमंतु आवास योजना के तहत आयोजित कैंप व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। कैंप में उन्होंने अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने गनाहेड़ा में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में लगा कंप्यूटर सिस्टम बंद पड़ा मिला। रसोई संचालक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर बंद है। एसडीओ ने कंप्यूटर को दुरुस्त कराने। अजमेर में किसानों ने मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और बाद में
जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। अजमेर में किसानों ने मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और बाद में कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि किसान पूर्व में अपनी मांगों को लेकर किसान नसीराबाद में धरना दे रहे थे और आज अजमेर पहुंचे हैं। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि अजमेर एक मूंग उत्पादक जिला है। इस वर्ष प्रकृति की मार से मूंग की उपज प्रभावित हुई है। जिनकी मूंग की पैदावार हुई उनको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित होना पड़ रहा है। नसीराबाद में खरीदी गई मूंग को वेयर हाउस में जमा नहीं करने से किसानों के करीब 77 लाख का भुगतान रुका हुआ है तथा खरीद बंद होने से किसानों की मूंग की तुलाई नहीं हो रही है। वेयर हाउस द्वारा मूंग जमा नहीं करने पर समिति द्वारा गुणवत्ता संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए कमेटी की बैठक 30 नवंबर को हुई, जिसमें कमेटी सदस्य अनुपस्थित रहे थे, जिससे समिति कोई निर्णय नहीं ले पाई। इस वर्ष का खरीद का लक्ष्य भी 11.41% निर्धारित किया गया है, जो आधे से कम है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि सभी किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए टोकनों की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। माह सितंबर, अक्टूबर एवं 15 नवंबर तक 5,38,000 क्विंटल मूंग मंडियों में आ चुका है, जिसका अनुमानित घाटा 90 करोड़ से अधिक है। इस घाटे की भरपाई की जानी चाहिए। अतः मूंग खरीद के आदेश दिए जाए, अन्यथा मजबूरन प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यही मांग है कि जो नसीराबाद कोऑपरेटिव ने जो मूंग खरीदे हैं किसानों के, जो इतनी मेहनत से किसान अन्न पैदा करता है, अब आजकल हम देख रहे हैं कि नौकरियों में मिलावट चल रही है, कौन कैसे लग रहा है, ये सबकी नज़र में है। तो किसान के जो मूंग जिसमें मामूली सा खराबा भी नहीं है, जो भी प्रकृति की वजह से है, उस मूंग को अगर सरकार लेगी नहीं तो किसान कहाँ जाएगा। किसान के पास तो एक ही हथियार है, सरकार के अलावा किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की जो मूंग पड़े हुए हैं, किसान इतने दिन से दुखी हैं, वहाँ धरना दे रखे हैं। नसीराबाद विधायक साहब ने भी कई बार सरकार को अंकित कराया इस बारे में। हम सब आज किसान इकट्ठे हुए हैं और हमारे को यहाँ आने की नौबत आई है। तो मोदी जी भी किसानों से दूर नहीं है, वो भी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसानों को तकलीफ हुई तो मोदी जी के पास जाने में भी हमें कोई हिचक नहीं है। पर हमारे को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी ने आश्वासन दिया है कि भाई सोमवार को वेयर हाउस के अधिकारी आपके मूंगों को ले लेंगे। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती तो बढ़िया, नहीं तो हम आगे हमें जाना पड़ा तो हम मोदी जी से बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए, आज अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा के किसानों का इस वर्ष खरीफ फसल में जो मूंग है, उनको नसीराबाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी में उनका मूंग तुलता है। लेकिन इस साल भारत सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य किया है 8,483 रुपया, और अभी मार्केट में मूंग बिक रहा है लगभग 6,200 से 6,000 लगभग 1 प्रति क्विंटल पर 3-2.5 हज़ार का घाटा हो रहा है। तो और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदो। तो आज हम सब किसान आए हैं कि और मार्केटिंग समिति ने नसीराबाद के किसानों का 92 किसानों का 2,400 कट्टे खरीदे। लेकिन ये वेयर हाउस वालों की दादागिरी है। कोऑपरेटिव खरीदने के लिए तैयार है, वेयर हाउस दादागिरी। और वेयर हाउस वाले जो हमारे जो इस बार मूंगों की सरकारी खरीद है नेफेड, उन्होंने जो एक पैरामीटर बनाया है वो हमारे किसानों के अनुरूप है। उसमें समय है आपके पास तो पूरा बताऊं, 8 पॉइंट बनाए, उसमें पैरामीटर 8 पॉइंट के उस आधार खरीदें तो वो पैरामीटर हमारे किसानों पर नंबर 1 पैरामीटर 8 बनाए। नंबर 1 इसमें मूंगों में 1% कंकर और पत्थर होने चाहिए। बोलो है कि कंकर पत्थर, तो भी उसमें 2% विजातीय तत्व यानी मूंग में उड़द हो तो भी खरीद होती है, 3% उसमें अन्य खरीदें होती है, और 10% उसमें दाल हो तो भी खरीद सकते हैं, 4% विल्डेड यानी उसमें जो गुण है वो भी खरीद सकते हैं। तो हमारे पक्ष में तो आज हम चेतावनी देने आए हैं कि वेयर हाउस वालों की दादागिरी बंद हो। हम जिला कलेक्टर साहब को ये चेतावनी देने आए हैं कि किसानों का मूंग खरीदा जाए, जो खरीद बंद कर रखी है उसको दोबारा चालू की जाए, और किसी भी किसान का मूंग वो रिजेक्ट नहीं हो। यदि वो गुणवत्ता में नहीं आता, उन मापदंडों में नहीं है, तो मापदंडों में छूट कर दो। पहले गेहूं में छूट की है और कई फसलों में छूट की है, तो प्रकृति से जो मूंग खराब हो गया उसमें छूट सरकार कर सकती है, कोई मना नहीं। यद्यपि नसीराबाद का मूंग FAQ के अनुसार ही है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 1 पॉइंट उन्होंने बताया कच्चे दाने और अध पके दाने, ये 3% से अधिक है। हम कहते हैं 3% से कम है, और इसी के लिए कमेटी बिठाई थी, और कमेटी में नेफेड नहीं पहुंचा, CWC नहीं पहुंची,
राजफेड नहीं पहुंचा। यदि सच्चाई होता तो कमेटी के सामने आते, कमेटी में निर्णय करते। इसलिए प्रधानमंत्री सेवा में जाएंगे हम। निश्चित कल भी ये निर्णय हुआ, आज भी निर्णय हुआ। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जयपुर रिसर्जेंट राजस्थान के लिए। 17 तारीख को उनका कार्यक्रम है, वार्षिक पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वो खुशी का उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उस जश्न के लिए हम चाहेंगे उसके पहले यदि पूरी नहीं हुई तो हम 9 तारीख को और 17 तारीख को प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे और कहेंगे किसानों के साथ अन्याय मत करो, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना दो। आज देश का किसान व्यथित है, देश का किसान दुखी है और अब तो भारत सरकार के उपराष्ट्रपति भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं भाई, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने भी मांग की थी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। तो उसका हमने ये तय किया है कि जो इनकी हमारी मांग है एमएसपी पे कानून बने, उसके लिए हम लगातार लड़ाई चल रही है और यहीं अजमेर से शुरू। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर ने शनिवार को पर्वतपुरा पावर हाउस कार्यालय में अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रबंधन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर ने आज शनिवार को पर्वतपुरा पावर हाउस कार्यालय में अजमेर के टाटा पावर सीईओ सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रबंधन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जन सुनवाई सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 8 उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल को समझने, नए बिजली के कनेक्शन, मीटर टेस्टिंग और रिप्लेसमेंट एवं कुछ बिजली जॉब वर्क से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याओं की सुनवाई हुई, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से मौके पर ही कर दिया गया। वहीं बची हुई 3 शिकायतों के त्वरित और उचित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों और विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनसंपर्क अभियान की इस कड़ी में अगले सप्ताह टीपीएडीएल प्रबंधन द्वारा हाथीभाटा कार्यालय में अगली जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए टीपीएडीएल अजमेर के चीफ ऑपरेशन अमित गुप्ता ने बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है एवं आगे भी टीपीएडीएल के सभी जोनल कार्यालय में भी ये जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नमस्कार, अमित गुप्ता टाटा पावर से। आज हमने पर्वतपुरा में जन सुनवाई रखी हुई है। मामले बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 लोग आए हैं, जिसमें कोई रिकनेक्शन के लिए मैटर आया है, नेम चेंज के लिए आया है। उनको तुरंत प्रभाव से उनको कर दिया, उनको सलाह दी गई है और उसको डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोला है। कि 1-2 कनेक्शन बिल डिलीवरी से रिलेटेड आए हैं, उनको भी नोट कर लिया, उनका समय के साथ निस्तारण कर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।